अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, इमिग्रेशन के सब्जेक्ट के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत से लोगों ने मुझे सवाल भी भेजे, कुछ ने पैगाम भेजे, मैसेजेस भेजे कि आपने वीडियो तो बनाई जिसमें आइडिया तो डिस्कस किया मगर आपने डिटेल डिस्कशन नहीं की, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं बताई, हमें कोई प्रोसेस नहीं बताया। तो दोस्तों, आज उन सब लोगों के लिए भी और नए आने वाले लोगों के लिए भी मैंने पूरी कैलकुलेशन के साथ ये वीडियो बनाई है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यही है कि हम पाकिस्तान से या इंडिया से माइग्रेट होकर किस कंट्री में जाके सेटल हों और हमारे लिए कौन सा कंट्री ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अगर आपकी एज कम से कम भी 35 साल है या इससे ऊपर है तो फॉर एन एग्जांपल हम समझने के लिए एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि आप यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने न्यूयॉर्क जाना है और या मतलब अमेरिका में जाके सेटल होना है तो उसका प्रोसेस क्या है। सिंपल, आपने वीज़ा अप्लाई करना है और आप एलिजिबल हैं, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो आप मियाँ बीवी और 2 बच्चों समेत अमेरिका शिफ्ट होना चाहते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने से लेकर और वीज़ा अप्रूव होने तक और फिर वीज़ा अप्रूव होने के बाद जब आप ट्रैवल करेंगे, आप न्यूयॉर्क पहुँचेंगे तो वहाँ तक, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन या सैन फ्रांसिस्को या जिस कंट्री में भी आप जाना चाहेंगे, सॉरी जिस सिटी में भी आप जाना चाहेंगे, तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँचने तक आपका कितना खर्चा होगा। कम से कम आपका खर्चा 40 से 45 लाख रुपए पाकिस्तानी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर किसी भी आदमी के पास इतने पैसे हैं तो वो लगा के अपनी फैमिली समेत वो वहाँ शिफ्ट हो जाए। अब जब वो शिफ्ट हो गया, उसने 40 से 45 लाख खर्चा कर दिया, विद फैमिली वो वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पहुँच के उसके साथ क्या होगा। आम परसेप्शन यही है कि एक बार हम यूके पहुंच गए या न्यूयॉर्क पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए तो बस उसके बाद हम सेटल हो जाएंगे क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ये देती है और वो देती है और इस तरह। ये परसेप्शन सब रॉन्ग है। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे आपको अपने अपने दम पे मकान का अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि आपने रहना भी है। चले फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, वो आपको स्टे दे देता है कुछ, लेकिन कब तक आप उसके पास स्टे करेंगे। जब आप मकान का अरेंज करने जाएंगे तो आप कंपैरिजन कर लें, अगर आप लाहौर में रहते हैं या कराची में रहते हैं या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो 2 बेडरूम का एक हॉल, जो 2 बेडरूम 1 हॉल, ये छोटा सा जो एक फ्लैट होता है या एक घर होता है उसका किराया कितना है पाकिस्तान में। ज़्यादा से ज़्यादा भी किराया होगा तो 35,000 होगा, चलें 40,000 कर लेते हैं, 40,000 होगा तो यहाँ रहते हैं। सेम साइज़ का जब आप मकान ढूंढने जाएंगे न्यूयॉर्क में या सैन फ्रांसिस्को में या लॉस एंजलिस में या लंदन में तो आपको कम से कम भी $3,500 या $3,000 का पर मंथ रेंट पे वो मकान मिलेगा। तो आप करेंसी कन्वर्शन करके कैलकुलेट कर लेंगे कितना खर्चा ये होगा। पाकिस्तान में आप 35-40 हज़ार दे रहे थे और वहाँ पे आपको कम से कम चले $3,000 भी लगाएं तो आपका 9 लाख के करीब या 8.5 लाख के करीब मंथली रेंट बनता है उसी सेम साइज के फ्लैट का जो आप पाकिस्तान में पे कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आपने 35,000 देने हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आपने बच्चों की स्कूलिंग भी करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो आप तो ये सोच के गए होंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट है वो तो फ्री में एजुकेट करते हैं। नहीं, जब तक आपको ग्रीन कार्ड या नेशनैलिटी नहीं मिल जाती तब तक आपके लिए कोई सहूलत नहीं है अमेरिका में, यूके में या कहीं भी। तो आप जब वहाँ पहुँचेंगे आपको नेशनैलिटी हासिल करने तक बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको अपनी रिहाइश का बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा, हर महीने 9 लाख किराया देना पड़ेगा। आपको कॉर्पोरेट जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप अकाउंट ऑफिसर हैं, अगर आप एडमिन ऑफिसर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, आपको कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं देगा जब तक आपके पास वहाँ की नेशनैलिटी नहीं हो जाती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ेंगी। आपको किसी पेट्रोल पंप पे खड़ा हो जाना पड़ेगा, आपको किसी दुकान में खड़ा हो जाना पड़ेगा। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मंथली $2,000 भी कमा लो, चले बहुत अच्छा काम है, आपको बहुत अच्छी लक है, आप $2,500 कमा लेंगे। तो $2,500 से आपने अपने बच्चों को भी चलाना है, घर का रेंट भी देना है, वो सब करना है, तो ये तकरीबन नामुमकिन बात हो जाएगी। ठीक है, अब तो ये तो हो गई एक फैमिली के सेटल होने की बात वहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, अगर आप बैचलर हैं, अकेले हैं और अकेले जाना चाहते हैं। तो अगर आप अकेले जाना चाहते हैं और आप बैचलर हैं और आपकी एज अंडर 30 है तो आपके लिए स्ट्रगल करने का टाइम है, क्योंकि आप बैचलर हैं, आप जाएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे और स्ट्रगल करके एक ना एक दिन आप ग्रीन कार्ड हासिल कर लेंगे। मगर अब उसके प्रोसेस क्या है और उसके जो मनफी पॉइंट्स हैं और उसके जो मुस्बत पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बता दूं। बैचलर की कि एक आदमी है जो सिंगल है, जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी एज 25 से 30 साल है, वो यंग है और वो ये सोचता है कि वो जाके वहाँ सेटल हो जाए। तो सिंपली वो विजिट वीज़ा अप्लाई करेगा और विजिट वीज़ा उसको मिल जाएगा 5 साल तक का। यानी 5 साल में वो जब चाहे अमेरिका जा सकता है और जब चाहे वो अमेरिका से आ सकता है। कंटिन्यूली वो 6 महीने तक अमेरिका में स्टे कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। उसको फिर आना होगा और फिर वापस जाना होगा दोबारा, लेकिन वीज़ा उसका 5 साल तक वैलिड है, यानी मल्टीपल एंट्रीज। लेकिन अब वो बंदा तो जा रहा है वहाँ पे सेटल होने के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस ये है, वो यहाँ से ये वीज़ा लेगा और वहाँ पहुँचेगा, वहाँ जाके वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर देगा।
कि जी मेरे साथ ये मसला है, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, चाहे वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स होंगे, झूठ या सच वट, तो वो बनाएगा और वो वहाँ पे अप्लाई कर देगा पॉलिटिकल असाइलम के लिए। अब वो जैसे ही पॉलिटिकल असाइलम यानी सियासी पनाह के लिए अप्लाई करेगा तो वो उसका केस चलना शुरू हो जाएगा। अब जब तक उसका केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो वहीं रहेगा। अब उस फैसले को लाजमी नहीं है कि उसके हक में आए, और इस प्रोसेस को 6 से 7 साल लग जाते हैं। 6 से 7 साल तक आपका केस अमेरिकन गवर्नमेंट के कोर्ट में चलता रहता है, और उसके लिए आपको एक वकील भी हायर करना पड़ता है, उसको भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डॉलर देने पड़ते हैं, और वो आपका केस चलाए रखता है। और 6-7 साल तक, 5 साल बाद, ये डिपेंड करता है आप कितने लकी हैं, वरना वहाँ पे आम तौर पे देखा गया है नॉर्मल ड्यूरेशन जो है ना वो 5 से 6 साल तो लाजिम हर किसी को लग जाती है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि 6 साल बाद, 5 साल बाद या 7 साल बाद आपको वो वहाँ की इमिग्रेंट ग्रांट कर दे और आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाए, इस बात की भी गारंटी नहीं। तो 6 से 7 साल आपने वहाँ पे रहना है, आप अपने वतन वापस नहीं जा सकते। आप एक बार भी आउट हो गए, एक बार भी आउट हुए अमेरिका से, तो आपका प्रोसेस जीरो हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, आप फिर दोबारा नहीं आ सकते। तो इसीलिए आपको पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करने के बाद 6 साल तक वहाँ पे रहना है, और छोटी मोटी जॉब्स करनी है, स्ट्रगल करनी है। आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप कोई भी कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर सकते जब तक आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड ना मिल जाए, या जब तक आपको पॉलिटिकल असाइलम ना दे दी जाए। तो अब इसके नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो बंदा 25-30 साल का, जब उसको 7 साल बाद फर्ज करें नेशनलिटी मिल जाती है, तो उसकी एज होगी 37 साल, और 37 साल के बाद जब वो वापस आएगा और फिर वो शादी करेगा, फिर उसके बच्चे होंगे और फिर वो वहाँ जाएंगे और वो सारी चीज़ें, तो उसकी अपनी प्राइम एज जो है वो गुजर चुकी होगी। 7 साल में पाकिस्तान में या उसके घर में, उसकी फैमिली में कौन आया, कौन जिया, कौन मरा, क्या वाक़यात हुए, वो सिर्फ टेलीफोन पे ही सुना करेगा, और इस तरह उसकी ज़िंदगी चलेगी। तो इन द एंड जब उसकी एज 50 से या 55 से ज़्यादा हो जाएगी, तब वो बैठ के सोचेगा कि ये मैंने क्या खोया और क्या पाया, कुछ भी नहीं। तो ये तो हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अब आ जाते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ, कि चले उसने स्ट्रगल करके 7 साल बाद उसको नेशनलिटी मिल गई, अब उसने शादी की, उसके बच्चे हुए, उसके बच्चे अमेरिकन हैं, और उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो अमेरिकन होगी और अमेरिकन पासपोर्ट उनके पास होंगे, और वो इस चीज़ को लेकर वो खुश होगा कि चले मेरी ज़िंदगी तो जो होना था हुआ, लेकिन मेरी जो जनरेशन है वो सेटल हो चुकी है, उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी आ चुकी है। दोस्तों एक छोटी सी और भी कंपैरिजन कर लीजिए कि जब आप यूएसए में फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, और न्यूयॉर्क की मेन जो स्ट्रीट है, जो उनका कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पे कहीं भी आप गाड़ी को पार्क करने जाएंगे तो आप यकीन करें कि आधे घंटे के $12 चार्जेस हैं। आप कहीं गाड़ी पार्क करते हैं तो आधे घंटे के $12 चार्जेस आपको पे करने होंगे, और उसके ऊपर टैक्स भी है 18.5%। उसी पार्किंग फ़ी के ऊपर टैक्स भी आपको अलग से पे करना होगा। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं हम दूसरे हिस्से की तरफ, कि अगर आप गल्फ़ में आते हैं और यहाँ के सेटल होना चाहते हैं तो यहाँ का प्रोसेस क्या है, और यहाँ पे आपके आने का खर्चा कितना होगा। फिर वही मिसाल ले लेते हैं कि 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे वो यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं, तो उनका खर्चा कितना आएगा। उनका खर्चा पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई होना, वीज़ा अप्लाई होने के बाद फैमिली को यहाँ पे आना और सेटल होना, टोटल खर्चा जहाँ अराइवल तक, वीज़ा प्रोसेस से लेके अराइवल तक, पाकिस्तानी रुपीज़ में टोटल खर्चा उसका ज़्यादा से ज़्यादा भी 6 से 7 लाख के दरमियान होगा, और वो यहाँ पहुँच जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पहुँच के उसको आगे क्या करना है। आगे डेफिनेटली उसके पास एक जॉब होनी चाहिए, और यहाँ पे गल्फ़ में, दुबई में, अबू धाबी में जॉब्स होती हैं। सिर्फ ये है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल, कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए आपके पास। आपको यहाँ पे आके, जैसे कि आप अमेरिका में या उस मुल्कों में जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए आपको चाहिए होता है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको चाहिए होता है वहाँ पे सेटल होने के लिए। लेकिन जहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एजेंट्स के थ्रू जाएंगे जब अमेरिका वगैरह, तो वो आपका और खर्चा होगा, वो एक दूसरा टॉपिक है। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि गल्फ़ में सेटल होने की, तो आप सिर्फ 6 से 7 लाख रुपया लगा के 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चों के साथ यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। अब यहाँ पे सेटल होने के बाद क्या होगा, आप एक जॉब करते हैं, और जॉब करने के बाद आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको किसी हेल्थ का इशू हो गया, तो हेल्थ का सिस्टम यहाँ पे ऐसा ज़बरदस्त है कि वो फ्री है आपके लिए। सिर्फ एक 100 रियाल का आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है, तो उसके बाद खुदा ना खास्ता आपको किसी किस्म की कोई बीमारी आती है, कोई ऑपरेशन होता है, वो कम्प्लीटली फ्री है। अभी चंद दिन पहले मेरा खुद इसी कतर में एक मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ, जो कि बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन था। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मेरा कम से कम भी 10 लाख रुपया तो ज़रूर लग जाता, लेकिन जहाँ पे मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा और वो ऑपरेशन हुआ। जबकि ये सहूलत अमेरिका में नहीं मिलेगी आपको। अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है, आप अमेरिका में है, तो आपको अपनी जेब से खर्चा करके उसका इलाज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट नहीं देगी, क्योंकि आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, सोशल नंबर नहीं है आपके पास वहाँ का। तो लेकिन यहाँ पे आपको आते ही फ़ौरन हेल्थ कार्ड इशू हो जाता है, तो आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आपका फ्री में इलाज होता है। इवन मेडिसिन भी फ्री में दी जाती हैं, इवन तमाम फीस, कंसल्टेंट फीस तमाम तकरीबन फ्री में ही होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ का रूल ऑफ लॉ के बारे में। यहाँ की पुलिस, यहाँ का निज़ाम, यहाँ की ट्रांसपोर्ट इतनी ज़बरदस्त और इतनी सिक्योर है
कि आप बिला खौफ ख़तर दिन को और रात को मतलब लड़कियां या लड़के, यंग या ओल्ड मैन या कोई भी आदमी किसी भी टाइम चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पुलिस को देख के आपको तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। तो इस तरह का इनका रूल ऑफ लॉ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात शेयर की थी कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं और आपने अपनी सीट को कवर करना है, आप अपना मोबाइल रख के चले जाएं, तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो आपका मोबाइल उठा ले। यहाँ पे इस किस्म की इन्वायरमेंट है, इस किस्म का रूल ऑफ लॉ है। तो अगर आपके पास गाड़ी है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो और चाहे वो आपकी गलती है, तो वो सिर्फ 100 रियाल उसकी फ़ीस होगी और उसके बाद वो गाड़ी, उसके तमाम चीज़ें वो सब ऑटोमेटिकली रिपेयरिंग पे चली जाएंगी और कोई भी आपको बड़ा खर्चा या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। हर साल यहाँ पे बाकायदा गाड़ियों की इंस्पेक्शन होती है, गाड़ियों को पासिंग करने की इजाज़त दी जाती है कि आप लोग रोड पे चल सकते हैं या नहीं। तो ये यहाँ पे ये सारा निज़ाम इस तरह है। इनका हेल्थ का निज़ाम इतना बेहतरीन है कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब आ जाता है कि यहाँ पे आपने डेफिनेटली जब आते हो आपने घर भी लेना है, तो जब आप घर लेने जाओगे तो घर लेने के यहाँ आप कितना किराया होगा, यहाँ मिनिमम भी अगर आप ले मिनिमम तो आपका 500 से $600 रेंट होगा उसी सेम फ्लैट का, जिसका तकरीबन $3,500 या $4,000 रेंट था अमेरिका में। उसी सेम साइज़ का यहाँ पे $500 या $600 में आपको एक बेहतरीन घर मिल जाएगा जिसमें आप अपनी फैमिली को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे $600 तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ के हिसाब से वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे जब रह रहे होंगे तो आपकी अर्निंग भी 8 से 10,000 रियाल होती है। और इसके अलावा आप जितनी भी मतलब ग्रॉसरी करते हैं वो सब बहुत सस्ती हैं। वीज़े के एक्सपेंसेस वो सब बहुत सस्ते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अहम पॉइंट आ जाता है कि कभी पाकिस्तान भी आपको जाना पड़ जाता है, तो अगर आप गल्फ़ में हैं तो आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया भी है या 80,000 रुपये भी हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं फ़ौरन। अगर आप विद फैमिली भी जाना चाहें तो आपको ज़्यादा बड़ी रकम नहीं चाहिए होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 लाख में आप पाकिस्तान पहुँच जाएंगे विद फैमिली 3-4 लोग। ठीक है, लेकिन अगर आप अमेरिका से आना चाहते हैं तो आपको एक बंदे को भी कम से कम भी पाकिस्तानी रुपीज़ में 4 से 5 लाख की टिकट होगी। तो अगर आप विद फैमिली वहाँ से ट्रैवल करना चाहते हो तो आप गेस कर लें कि आपका कितना खर्चा होगा वहाँ से। कोई भी इमरजेंसी बन जाती है, और फिर ड्यूरेशन कितनी है। अगर आपने इमरजेंसी में पहुँचना है तो आप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि 14 घंटे की तो फ्लाइट है डायरेक्ट, और अगर इनडायरेक्ट है वो स्टे करती हुई आ रही है तो 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं। तो लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट होती है डेली। आप मुल्तान चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, कराची चले जाएँ, पेशावर चले जाएँ या दिल्ली चले जाएँ, राजस्थान या कहीं भी, तो यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट होती है और 2-2, 3-3 घंटे में मैक्सिमम। अगर आप कलकत्ता जाना चाह रहे हैं तो 4 घंटे की फ़्लाइट होगी, तो वरना आप 3 घंटे में, 2.5 घंटे में आप आराम से पहुँच जाते हैं चंद पैसों में। अगर आपके पास वो चंद पैसे भी ना हो, वो इतनी अरेंजमेंट बंदा वैसे ही कर लेता है, तो वो पहुँच जाते हैं। विद फैमिली भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये इस लिहाज से भी सस्ता है। और फिर यहाँ पे असल मकसद ये होता है कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी फैमिली या कोई भी इंसान जब शिफ्ट करता है तो उसका मकसद ये होता है कि उसके बच्चों को एक ऐसी इन्वायरमेंट मिले जो कि सेफ़ एंड साउंड हो और अच्छा उनका तालीमी निज़ाम हो। तो कतर का तालीमी निज़ाम बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही सस्ता है। अब यहाँ पे कतर के स्कूल में किसी भी बच्चे को भेजेंगे तो वो नॉर्मल फ़ीस जो है वो 100 रियाल या 200 रियाल है, नॉर्मल एक पाकिस्तानी स्कूल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी अच्छे स्कूल में भी भेजते हैं तो उसकी फ़ीसें उस हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर अफोर्डेबल है। फिर यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम भी है कि अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, किसी वजह से उनकी जॉब चली गई है और वो बच्चों की स्टडी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ स्कूल ऐसे गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स हैं, ठीक है, कि उन स्कूलों में आप अपने बच्चे को एडमिशन दिला सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। किताबों से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, बच्चे की पिक एंड ड्रॉप तक सब मुफ्त होगा। वो सब गवर्नमेंट ऑफ कतर करेगी। जबकि ये चीज़ आपको अमेरिका में नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको यूके में नहीं मिलेगी जब तक आपके पास नेशनैलिटी नहीं मिल जाती। तो आप गल्फ़ में रहते हुए तमाम वो सहूलतें हासिल करेंगे जो आप यूरोप के बारे में सोचते हैं। रूल ऑफ लॉ वो यहाँ का बेहतरीन है, हेल्थ सिस्टम वो यहाँ का बेहतरीन है, एजुकेशन सिस्टम वो यहाँ का बेहतरीन है। अगर आप पाकिस्तान से भी कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप जब चाहें पाकिस्तान जा सकते हैं, महीने में 2 बार जा सकते हैं क्योंकि नज़दीक है, टिकट भी सस्ती है। तो और यहाँ की रिहाइश, तमाम चीज़ें, बिजली, सब चीज़ें इतनी सस्ती हैं, इतनी अच्छी हैं कि आपको, क्योंकि ये ऑयल स्टेट भी है, तो आपको यहाँ रहना बहुत सेफ़ एंड साउंड है। सबसे मेन चीज़ होती है सेफ्टी, जो कि अक्सर पाकिस्तान में जो होता है ना कि आप जब भी किसी के साथ कोई इख्तलाफ होते हैं तो पाकिस्तान में तो ये है ना कि आप जाएंगे, पुलिस को पैसे देंगे और किसी के खिलाफ भी आप पर्चा करवा देंगे और उसकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। ऐसे हज़ारों लाखों केसेस हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, कि आप वहाँ पे कुछ भी रूल ऑफ लॉ को जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे तो आपको पता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग हैं वो सिक्योर नहीं है, वो सेफ़ नहीं है, तो आम आदमी की सेफ्टी का क्या होगा तो आपको पता ही है। इसी तरह इंडिया में भी जो हालात हैं वो भी आपको पता ही हैं, ठीक। ऊपर से चाहे लोग जो भी कहते रहें कि हमारा कंट्री बहुत ज़बरदस्त है, मगर हकीकतें यही हैं जो आप लोगों को सामने नज़र आती हैं।
तो लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, वो सब चीज़ें मैसर हैं। आप दुबई में भी यही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। दुबई भी बहुत ज़बरदस्त है रिहाइश के लिए, अबू धाबी भी बहुत ज़बरदस्त है, मस्कत भी बहुत ज़बरदस्त। हाँ, लेकिन कतर को प्रेफर मैं इसलिए करता हूँ कि कतर एक तो बहुत पुरसकून है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ये नहीं कि सड़कों पे रश है, ट्रैफिक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए छोटा सा कंट्री है और नज़दीक भी है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो मतलब और सस्ता भी है। लेकिन दुबई और अबू धाबी थोड़े महंगे हैं, मगर फिर भी वो अफोर्डेबल हैं। वो कम से कम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में यूके यूएसए से बेहतर है अगर आप माइग्रेशन का सोच रहे हैं तो। क्योंकि यूके यूएसए या कनाडा या यूरोप के किसी भी कंट्री में माइग्रेट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंथी है, और उसके अलावा बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, हर कोई उस पर पूरा नहीं उतरता। जबकि कतर में तो आपके पास कुछ भी डिग्री नहीं है ना, सिर्फ आपके पास थोड़ा सा टैलेंट है, नॉलेज है, आपने चाहे मैट्रिक भी नहीं की हुई तो आप यहाँ आके कोई भी कारोबार भी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से सेटल हो सकते हैं कतर में, दुबई में, अबू धाबी में, ओमान में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे आप बिरयानी की एक प्लेट खाते हैं, पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 300 की या 400 की, चले 500 की लगा लें। अगर आप कहीं पे बहुत मतलब महंगी जगह पे बैठे हुए तो 500 रुपये की आप बिरयानी की प्लेट खा लेंगे। लेकिन सेम अगर आप यूरोप में या आप अमेरिका में जाके यही बिरयानी की प्लेट वहाँ पे ख़रीदते हैं तो वो पाकिस्तानी रुपये में कम से कम भी 5,000 में, 6,000 में, 8,000 तक भी उसका प्राइस हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को इस तरह भी कंपैरिजन किया करें कि आपका मुल्क कितना सस्ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी कैलकुलेशन जो साथ साथ मैं आपको दिखाता भी रहा हूँ आपकी समझ में भी आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें मुझसे, आप खुल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।